को जो भी सब इंस्पेक्टर, दिल्ली सीपीओ, एसएससी जीडी और ख़ास तौर से कांस्टेबल की 13 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आगे आपके मूल्यांकन का समय, आप शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण में जा रहे हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ डाउट आपके मन में है जो अक्सर हर अभ्यर्थियों के मन में रहती है, उसकी परिचर्चा के लिए अपन आज यहाँ पर बैठे हैं। जो भी आपके मन में कोई भी डाउट हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इस तरह से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, जो इसके मन में जो भी सवाल हो। सर, हम कंपटीशन में जाने से पहले कितने दिन पहले रेस्ट करें सर? आपका फिजिकल कब है? 16 अक्टूबर। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आपका 16 अक्टूबर का फिजिकल है एमपी पुलिस का, तो कम से कम 2 दिन पहले कंप्लीट रेस्ट दे दें। जितना कंप्लीट रेस्ट देंगे उतना ही आपके जितना मेहनत कर रखे हैं तो आपकी बॉडी रिकवर होगी। अभी बहुत मेहनत कर रखे हैं, कहीं दर्द भी होगा और बॉडी बैठी हुई है। मान लीजिए कि आपका पहले गोला जा रहा था 25 फीट, अब धीरे धीरे 23 फीट पर आ गया। लॉन्ग जंप पहले 15 फीट जा रही थी, अब और कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब आपका बॉडी लोड ले चुकी है। तो आप जब 2 दिन का रेस्ट लेंगे ना, तो आपकी बॉडी उछाल मारेगी, तब आपका परफॉर्मेंस बढ़ते क्रम में दिखेगा। तो कम से कम 2 दिन पहले आपको रेस्ट लेना है। मान लीजिए 16 तारीख को है तो 14-15 कंप्लीट रेस्ट देना है। पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों की बॉडी अलग होती है, 2 तरह की होती है। रेस्ट देने पर किसी की बॉडी नहीं चलती और बॉडी बैठ जाती है कि मतलब वहाँ थकान जैसे आती है। तो इस चीज़ का आप प्रैक्टिकल करे होंगे कि अगर मान लीजिए कि आप रेस्ट देने से बॉडी अच्छी चल रही है तभी वहाँ रेस्ट दें 2 दिन पहले, अन्यथा रेस्ट न दें, थोड़ा बहुत वार्म अप करते रहें। जी सर, हम कंपटीशन से जाने से पहले 1-2 दिन पहले क्या डाइट लें? अगर वहाँ जिस दिन आप वर्कआउट करते रहते हैं तब तो हर चीज़ जो भी खाएंगे सब पच जाता है। जब हम रेस्ट में रहते हैं तो 2 दिन पहले हमें ऐसी डाइट लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए। मिर्च मसाला तेल कम कर दें, ना के बराबर कर दें। जो अंकुरित वगैरह, स्प्राउट वगैरह और दूध वगैरह पी रहे हैं उसको भी कम कर दें, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते रहते हैं उस समय हर चीज़ पच जाता है और रेस्ट के दौरान हो सकता है ना पचे। इसलिए दूध है, दलिया में दूध डाल के ले सकते हैं, या दाल चावल रोटी सब्जी, बिल्कुल सादा खाना खाएं। फ्रूट्स में ऐसा लें जो सर्दी खांसी ना करे। सेव फल वगैरह, पपीता वगैरह ऐसी चीज़ लें जो डाइजेशन में भी आपको सपोर्ट करे, आपका डाइजेशन ना बिगड़ने पाए। जूस ले सकते हैं। इस तरह की डाइट लें, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना लें। जी सर, कंपटीशन से पहले सोएं कब, और अगर नींद नहीं आए तो सर उस स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, अक्सर ये सवाल हर किसी के मन में आता है। कंपटीशन के 1 दिन पहले नींद आती ही नहीं है। उस समय जब भी आप सोएं तो अच्छी तरह से स्नान करके सोएं, और स्नान करने के बाद मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का सोने का एक तरीका होता है कि भले नींद ना आए, आप शव आसन पे सोइए। शव आसन में जब आप सोएंगे तो सर से धीरे धीरे जो भी आपके इष्ट भगवान हैं उनके मंत्र का सर से क्रमशः नाम जप करते हुए ध्यान में रखते रहें। कि जैसे कोई भी मंत्र है, अपने दिमाग को धीरे धीरे नाक पे मुंह पे, फिर ओठ पे, इस तरह से नीचे आते जाएं। एक पैर के तरफ नीचे जाएं नाखून तक, फिर दूसरे पैर में आए, धीरे धीरे बिल्कुल भगवान का मंत्र जाप करते हुए अगर शवासन में इस तरह से सोचते जाते हैं ना धीरे धीरे, तो आपके संभवतः 2-4 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि अक्सर नींद जब तक नहीं आती तो अभ्यर्थी सोचते हैं क्या करें, तो मोबाइल देखते रहते हैं। तो मोबाइल से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, उससे आँखों में और लोड देती है और नींद नहीं आती। अच्छा ज़रूर लगता है कि क्या करें क्या ना करें। भले नींद ना आए, आप शव आसन में पड़े भी रहेंगे तो एक रेस्ट ही कहलाता है। और ध्यान रखें, जब भी सोएं आप तो पूरे बिस्तर में
पैर हाथ पैर रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पलंग के नीचे अगर पलंग छोटा है तो 4 इंच अगर पैर बाहर निकला हुआ है तो कंप्लीट रेस्ट नहीं माना जाता है। पूरे बिस्तर में पूरा शरीर रहना चाहिए और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी सो जाएं। हर एथलीट को कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए। तो कोशिश करें कि हम अगर कल मेरा कंपटीशन है तो हम 8 बजे 7:30 8 बजे कोशिश करें सो जाएं। नींद आए या ना आए, ज़्यादा बातें ना करें, अपने एनर्जी को सेव करके रखने का प्रयास करें और शवासन में रहें। जी सर, जैसे कल मेरा कंपटीशन है तो सुबह कंपटीशन में जाने से पहले क्या करें? हाँ, ठीक है। मान लीजिए आप कंपटीशन में जाने वाले हैं, जाने से पहले गुनगुने पानी से नहाइए। क्या होता है कि हमें अगर 12 घंटे 24 घंटे नहीं सोते तो आपकी बॉडी में एक टॉक्सिन्स लेयर जम जाती है, जिसके कारण शरीर थोड़ा सा भारी भारी सा लगता है, थका थका सा लगता है। तो अपन नहा लेते हैं तो एक फ्रेशनेस से आ जाएगी, टॉक्सिन्स सारे साफ हो जाएंगे। उसके बाद मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने के बाद सकारात्मक सोच के साथ में जाएं। देखिए, डर तो सबको लगेगा, मगर आपकी सोच जैसी रहेगी उसी तरह आपकी बॉडी जनरेट करेगी। इसलिए सकारात्मक सोच ही रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, सुबह कंपटीशन जाने से पहले क्या खाएं? ठीक है, देखिए, कंपटीशन में जाने से पहले आप वही डाइट लें जो आसानी से पच जाए। और दूसरी चीज़ है जो हमेशा आप लेते आए हैं, किसी के कहने पर आकर के उन्होंने ऐसा बोला था तो ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कर लेना चाहिए। तो आप जो सवेरे रोज़ कुछ न कुछ खा पी करके आ रहे हैं वही आपको डाइट लेना है। कंपटीशन में जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि मौसम का विशेष ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि ठंड का मौसम है, ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो उस समय केले वोले न लें, सेव फल वगैरह ऐसा ले लें जो सर्दी खांसी न करे। ज़्यादा ठंडा फल नहीं लेना चाहिए, ना ही जूस पीना चाहिए, ना ही नींबू नमक पानी इलेक्ट्रॉल ऐसी चीज़ें ना लें। और कुछ न कुछ, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि खाली पेट दौड़ने की, तो हमारा मानना है और हर एथलीट खाली पेट नहीं दौड़ता। किसी भी इंजन को खाली पेट चलाया जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चक्कर भी आने लगते हैं, घबराहट सी भी होती है। इसलिए थोड़ा सा दूध पी लें या थोड़ा सा फ्रूट्स खा लें या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत खा पी करके ही रनिंग करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 25-50 ग्राम आपके पेट में होना चाहिए। सेव फल ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे मुताबिक ऐसे मौसम के हिसाब से। जी सर, जैसे दौड़ने से पहले उल्टी दस्त या बुखार कुछ हो रहा है तो उसका क्या करें? हाँ, मान लीजिए आप रनिंग करने जाने वाले हैं या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से आपको हो सकता है कि बुखार आ रही हो, उल्टी दस्त हो रहा हो, कुछ भी होता है। 2 चीज़ें होती है, एक तो आपकी ये प्राकृतिक रूप से आप बीमार पड़े हैं या कंपटीशन के डर से भी बीमार हो जाते हैं। कंपटीशन आपका नज़दीक में है तो उस समय हमको एक बीमार डर के मारे हरारत से होने लगती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पानी गिर गया, वो मेरा साथी फेल हो गया, अच्छा हमसे अच्छा गोला फेंकता था, हमसे रनिंग अच्छा करता था और उसके इतने अच्छे अंक नहीं आए। तो ये सुन के घबराहट भी होती है और घबराहट के कारण भी दस्त पड़ जाती है। और दस्त के कई कारण होते हैं। अनिद्रा, अगर पूरी नींद नहीं सोए ना तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा ही। तो उसके लिए ध्यान रखें कि जो इसको कम्प्लीटली जितनी चीज़ें बताई जाए उसको कम्प्लीटली करते जाएं। ठीक है सर, अगर जॉइंट पेन और सीन पेन रहे तो सर क्या लेना चाहिए सर? ठीक। जॉइंट पेन या सीन पेन तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उसको जल्दी आप ठीक भी नहीं कर सकते हैं। उसमें ओलनी जेल वगैरह जो भी आपके पास है या फिर गरम पट्टी वगैरह बांध सकते हैं। हवा लगेगी तो ज़्यादा दर्द होगा और अगर पैक रहेगा तो कम दर्द होगा, स्प्रे वगैरह लगा सकते हैं। और जॉइंट पेन वगैरह के लिए भी नी कैप वगैरह पहन सकते हैं। देखिए, सीन पेन
मेजर प्रॉब्लम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो शुरुआती तौर पे दर्द करता है जब स्टार्ट लेते हैं, और बीच में दर्द करना बंद कर देता है, और जब रुकेंगे तब दर्द करता है। तो इसलिए आप जिद्दी बने रहें कि हम इसी दिन के लिए हम आए हैं, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति हो, जो भी बीमारी हो, जो भी है, आप उस दिन के लिए ही 13 महीने 14 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। तो उसको अचीव करने का प्रयास करें और बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि ओपी ग्रुप में आपको ट्रेनिंग जो दी गई है तो विपरीत परिस्थितियों में आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसी के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये ना सोचें कि हमको बुखार है, आप बुखार में भी दौड़े हैं, दर्द में भी दौड़े हैं, नी पेन सीन पेन में भी दौड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करा दी गई है, कंपटीशन का पार्ट होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस दिन उस समय के लिए इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, जो होगा तो होगा। एक सैनिक की तरह कि हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो मरेंगे या मारेंगे, दो में से एक होगा। और जितनी आपकी मेहनत है ना, तो बिल्कुल मरने वाली नहीं है, मार के आने वाली बात है। चलिए सर, हम कंपटीशन से पहले कितना पानी न्यूट्रिशन लें? देखिए, कंपटीशन से पहले मेरा मानना है, हम लोग जो करते थे कि नारियल पानी के अंदर एक पूरा इलेक्ट्रॉल डाल दें, और नारियल पानी ये नहीं कि रात को ही भर लें, एनी टाइम सवेरे जब निकलते ना उस समय नारियल पानी को एक उसमें भर लें बॉटल में, और उसी में इलेक्ट्रॉल डाल लें, और थोड़ा थोड़ा आधा आधा ढक्कन सिप सिप करके बीच बीच में लेते रहेंगे, तो एक एनर्जेटिक भी बने रहेंगे और गला भी नहीं सूखेगा रनिंग करने के दौरान। सर, दौड़ने से पहले घबराहट होती है तो क्या क्या करें? हर कंपटीटर के अंदर ये रहता है कि दौड़ने से पहले जब जाएंगे तो एक डर सी बनी रहती है। उस समय ये सोचें कि हम किस कोच के अंडर में प्रैक्टिस करके आए हैं, जिसने विश्व रिकॉर्ड बना के रखा है उसके अंदर में हम कोचिंग करके आए, और हमारे माता पिता ने बोला है बेटा तुमको अच्छे अंक हासिल करके आना है फिजिकल में। आपने जो मेडिटेशन किया है उस पर ध्यान रखिए कि हे सर, जिसके आपके लिए मैं जो करने जा रहा हूँ तेरा तुझको अर्पण। अपना विश्वास सिर्फ जगाइए अपने कोच पर कि हम किस कोच के अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने माता पिता के तरफ देखिए कि इसी दिन के लिए हम ये कर रहे हैं, और ईश्वर का नमन करिए और रणभूमि में कूद जाइए। ये नहीं सोचना है, डर तो सबको होगी, बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के परीक्षा के नाम से डर लगती है, तो आपको डराना स्वाभाविक है, और डर के आगे ही जीत है। जैसा कि मैं पहले भी बताया, जैसी आप सोच रखेंगे उसी तरह से जनरेट करेगी बॉडी आपकी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। डरते भी हैं तो स्वाभाविक है। डर एक ये चीज़ दर्शाता है कि आप कितने सिंसियर हैं उस इवेंट के प्रति। तो डर एक कोई माइनस पॉइंट नहीं होता, डर भी आना ज़रूरी है कि हर आप पार्ट को बारीकी से गहन तौर से सोच रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं। जी सर, 800 मीटर रनिंग को कैसे करें, कितना फास्ट है? देखिए, रनिंग का पार्ट जैसा कि 3 भागों में डिसाइड करें। आप जब स्टार्ट लें तो 25-30 मीटर खींच के भागें, सावधानी पूर्वक को खींच के भागें, 80-90% कम से कम। उसके बाद धीरे से पेस में आ जाएं। उस पेस को स्लो ना करके दिमाग में रखें कि हमको 2 राउंड दौड़ना है। 2 राउंड तक ये ध्यान रखें कि आपका पूरा हाथ चलना चाहिए, बॉडी का बैलेंस हल्का सा ऊपर की ओर उछालते हुए और ऊपर खींच कर रखें। नाक मुंह से दोनों से सांस लें, और थोड़ा थोड़ा जब भी हो एक राउंड या दूसरे राउंड में एक बार थूक जरूर घुटक लें, और पूरी रनिंग पेस में ले जाएं। उसके बाद लास्ट के फिनिश ये सोच के चलिएगा कि मेरी गुरुदक्षिणा रहेगी या अपने माता पिता के लिए, या जिसने आपको प्रशिक्षण दिया है उस गुरु को एक बार याद करिएगा। उस लाल टोपी वाले के लिए हम लगाएंगे लास्ट के 200 मीटर। और पर ध्यान रखिएगा फिनिश वहीं से डालिएगा जहां तक आप फिनिश तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 300 मीटर से फिनिश उठा तो दिए और जा कर के 50 मीटर पहले पूरा रिप्ले हो गए, तो आपको उठाना भी वहीं से है जहां तक आप फिनिश डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी
उठा दें और कहीं से फिनिश डाल दें। और ध्यान रखें कि कंपटीशन हमेशा कंपटीटर के अकॉर्डिंग दौड़ना चाहिए। अगर आप आगे हैं तो पीछे वाला काट ना पाए और आगे वाले को हमें काटना है। सारी सोचें अपनी ख़त्म कर दीजिएगा, बस ये सोचिएगा कि हमें आगे वाले को हराना है, बस जैसा भी है। इस भावना से अगर आप दौड़ेंगे, तीनों पार्ट को लीजिएगा, स्टार्ट जर्क देकर फास्ट, जिससे होता है हम वॉशरूम करके आए, फिर से वॉशरूम लगी हुई है, मन में है कि वॉशरूम हम अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो कहीं हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ न जाए। उसके बाद पेस में आ जाइएगा, पेस टूटना नहीं चाहिए। कर्व में आए तो पूरा हाथ चलाइए, अपर लोअर बॉडी थकने लगे तो पूरा अपर बॉडी का प्रयोग करें। जैसे आपने डिप्स उप्स लगाया है, सिटअप वगैरह लगाया है, तो अपने अपर बॉडी का ज़्यादा उपयोग करें। और जैसे फिनिश पॉइंट पर आएंगे आप तो पूरी तरह से थक चुके रहेंगे, उस समय लगेगा कि अब हमसे फिनिश नहीं डलेगी। मगर एक बार ईश्वर को याद करिएगा, अपने गुरु को याद करिएगा, आपकी बॉडी एकाएक जनरेट करने लगेगी, कंपन से आएंगी, रोंगटे से खड़े होंगे। और वहाँ पर अगर आप मुट्ठी बंद करके एक उछाल लंबी भरते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, अगर एक उछाल या दो उछाल आप मारेंगे मिड फुट से ऊपर की ओर, तो बैठी हुई बॉडी उठ जाती है और वहीं से आप फिनिश उठा दीजिए। और फिनिश उठाते समय ध्यान रखें कि आगे वाले को मुझे काटना ही है। अगर मैं इसको काट दिया तो मान लीजिए कि हमारी ये कंपटीशन का जो ध्येय था, जो सोच थी उसको हराने की, ये मेरा पूरा हो गया। उसके सहारे आप बेहतर परफॉर्म भी कर जाएंगे। सर, हमको लॉन्ग जंप, गोला फेंक और रनिंग तीनों जूते में करना चाहिए या बिना जूते के करना चाहिए? मेरा तो मानना है कि हम ऐसा एथलीट 100 मीटर से लेकर के 10,000 मीटर तक इस स्पाइक में ही वर्कआउट करता है। खासतौर से मैंने देखा, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे रनिंग हो, गोला फेंक के लिए बिल्कुल पतले सोल में 1 इंच भी ज़्यादा होता है लॉन्ग गोला फेंकने वाले जूते के लिए, जो मोटा सोल होता है। पूरा चपटे सोल से करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मेरा मानना है कि ट्रैक को एक बार देख लीजिए, रनिंग ट्रैक को। अगर वो नंगे पांव दौड़ने लायक है तो आपको नंगे पांव दौड़ना चाहिए। उंगलियों की ग्रिप बनती है तो हम थकते कम हैं। ज़मीन का अर्थिंग मिलता है तो भी बॉडी में थकान कम होती है। और जहाँ जैसे जिस पैर हम रखना चाहेंगे कर्व में, टर्न में, तो उस तरह से हमारा बॉडी भी बैलेंस होती जाती है। तो ग्राउंड में तो कोशिश करें कि आप पहले जज कर लें कि आपको नंगे पांव दौड़ने लायक है कि नहीं। एक आता है मेडिकल में टेप आता है, सभी उंगलियों में नीचे लपेट लें और लपेट करके फिर आप रन करेंगे तो छोटे मोटे कंकड़ वगैरह भी नहीं चुभेंगे। इसी तरह आपको लॉन्ग जंप में भी कोशिश करें कि नंगे पांव ही करें, उससे टेकअप पॉइंट पर ग्रिप बनता है। और ग्रिप अगर बन गया उंगलियों का, उंगली चल गई तो आपकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। ख़ासतौर से जो गोला फेंक रहे हैं तो गोले के समय विशेष ध्यान रखेंगे कि गोला में ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुआ होता है जूता तो हम बार बार आगे की ओर निकलते हैं। अगर नंगे पांव रहेंगे तो ये फाउल होने का जो समस्या रहती है कि हम बार बार बाहर निकल जा रहे हैं या हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो नंगे पांव में आपका बैलेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है और हम ज़्यादा एफर्ट भी लगा पाते हैं। अभी कल शिव ने प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने बोला जूते उतार के करो, तो जूते उतारने के बाद पहले इनका 23-24 जा रहा था, अब शायद कितना कल गया था, कल 27 फीट इन्होंने गोला फेंका है। तो ये कभी कभी बिना जूते का भी आपका प्रैक्टिकल जो करते हैं तो एक बैलेंसिंग होता है बॉडी में, जिससे हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जी सर, रनिंग के बाद दूसरी इवेंट में कितना समय मिलेगा और उस दौरान क्या करना है? देखिए, आपकी रनिंग हो गई फाइनल में, उसके बाद दूसरे इवेंट के लिए वो जल्दीबाजी करते हैं कि जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। आपको कम से कम कोशिश करना चाहिए 10 से 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट, आधे घंटे 45 मिनट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हर इवेंट के बाद हर इवेंट की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग पहले करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी आप रनिंग करके गए, रनिंग के पहले वाली एक्सरसाइज आपने कर लिया है, मगर जहाँ बारी आई है लॉन्ग जंप की तो लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज किए ही बिना आपने ट्रैक पे चले गए उनके कहने पर आके, तो दिन आपका है ना कि उनका दिन है। तो आपको अच्छी तरह से पहले लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज करना है, बैठ के स्ट्रेचिंग करना है, क्योंकि आप रनिंग करते करते आपका पैर जाम हो गया है, पूरी तरह से जाम हो गया है।
पूरा एफर्ट आपने 100% दिया है अपना, तो हो सकता है कि आपकी लॉन्ग जंप बिगड़ सकती है। इसलिए कोशिश करें किसी न किसी बहाने को लेकर के आप रुकें थोड़ी देर, पैर में स्ट्रेचिंग वगैरह करें, रिलैक्स करें, मूव वगैरह वापस लगाएं, एक्सरसाइज करें। उसके बाद कुछ एनर्जी के कुछ ड्रिंक ले लीजिए, जैसा मैं बताया इलेक्ट्रॉल युक्त पानी ले लीजिए, या फिर आप नारियल पानी के साथ जो इलेक्ट्रॉल लेगा उसको ले लेंगे, तो जो वीकनेस बनी हुई है रनिंग के बाद की वो चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएगी। और आप इसी तरह से कम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का रेस्ट दे करके फिर आप करिए उसको। तो उससे हर इवेंट में अगर रेस्ट दे कर करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और हर इवेंट की एक्सरसाइज भी करते रहिए। जैसे गोला फेंकना है तो गोला फेंकने से पहले एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी है डिप्स उप्स लगा लीजिए। किसी का गोला 10 बार फेंकने के बाद 11वीं बार अच्छा जाने लगता है, किसी का गोला 5 बार फेंकने के बाद 6ठी बार, तो वहाँ तो 5 बार चांस थोड़ी ना देंगे। तो आप उसके लिए आपके पास गोला नहीं तो आप डिप्स लगा लीजिए। डिप्स लगाएंगे तो उतने शोल्डर में पावर आ जाएगा। और आप पहले बार में ही कोशिश करें कि हम चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे गोला फेंक हो, पहले बार में ही 100% एफर्ट दें और चालाकी के साथ। अन्यथा दूसरी बार में थोड़ा सा घबराहट होने लगती है, और तीसरे बार में तो और ज़्यादा घबराहट होने लगती है। और ये घबराहट धीरे धीरे तीसरी बार में हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए कोशिश करें पहले बार में जितना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। कि मान लीजिए आपका यहाँ गोला प्रैक्टिस में जा रहा है 25 फीट, तो वहाँ कोशिश करिए कि आज हम अभी तक की प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट देंगे, और यही करने आप जा भी रहे हैं। आप 26 फीट फेंक दीजिए, कोशिश करिए। अगर आपका 26 फीट गोला चला गया तो आपकी बॉडी अगले इवेंट के लिए और सोच आपकी सकारात्मकता के साथ जो फेंके हैं, आपकी बॉडी और एक्टिव हो जाएगी और अच्छा जनरेट करने लगेगी, और अगला इवेंट भी और बेहतर आप कर पाएंगे। जी सर, लॉन्ग जंप के लिए रनवे सेट करने देंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए रनवे लॉन्ग जंप में वो ना भी सेट करने दें तो आपको बोलना है कि हम बिना रनवे सेट करे नहीं लॉन्ग जंप करूँगा। क्योंकि हर एथलीट बिना रनवे सेट करे हुए लॉन्ग जंप नहीं करता है। वो मना भी करते हैं मगर आपको करना है। जब तक आप रनवे सेट ना कर लें तब तक आप लॉन्ग जंप ना करें। अगर वो मना भी करते हैं तो आप इवेंट ही मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग जंप का इवेंट बिना रनवे सेट किए नहीं होता। ये पहली उसकी प्रायोरिटी होती है। और बिना रनवे को सेट करे आपको बिल्कुल लॉन्ग जंप नहीं करना है। आप कोई क्वालिफाई करने नहीं जा रहे हैं, आप एक एक अंक को हासिल करने जा रहे हैं। पहली बार में अगर रनवे सेट नहीं किए और घबराहट में आपने फाउल कूद गया या दूसरी बार फाउल कूद गए तो तय हो जाता है कि तीसरा फाउल आप जाएंगे। इसलिए उनके कहने पर मत आइएगा। बिना रनवे को सेट करे आपको जंप करना ही नहीं है। और इसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं। सर, रेफरी अगर पक्षपात करता है तो हम क्या करें? ठीक है, अक्सर हो जाता है कभी कभी कंपटीशन में जो वहाँ पर जज होते हैं, रेफरी होते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात उनकी गलतियों से हो जाता है, अनजाने में या उनको अनुभव नहीं है। तो उस समय आप एक आवेदन बनाइए और अपील करिए। और ये नहीं कि आप अपील करके घर चले आए, आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा। अपील का टाइम होता है कि आपकी अपील ले ली गई है, आवेदन ले लिया गया है, और सारा सब कुछ जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद शाम को 5 बजे हो या 6 बजे हो या 12-1 बजे सब इवेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद अपील की सुनवाई होती है कि कितनी शिकायतें किसकी आई है। तो उसके बाद आप अपील का जो आवेदन दिए हैं तो अपील करके आप देखिए कि हमारा लॉन्ग जंप में गलती हुई है, गोला फेंक में गलती से ऐसा हो गया है। तो उस समय ये ना करें उनके कहने पर कि तुम जाओ आवेदन दे दो, हम आपको फ़ोन से बुलाएंगे। अपील की सुनवाई उसी दिन होती है, बाद में कुछ भी नहीं होती। बाद में फिर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए किसी प्रकार का आपका कोच के द्वारा है वहाँ के या जज के द्वारा या फिर जो हाँ मॉनिटरिंग कर रहा है उसके द्वारा कहीं भी त्रुटि हुई है तो उसकी अपील आप तुरंत करें और उसी दिन तक उस दिन आप वहीं पर रहें।
ये नहीं कि घर चले आएँ उनके कहने पर, और जब तक अपील की सुनवाई ना हो जाए तब तक आप बैठे रहें। ये आवेदन आपको कमेटी के नाम से देना है कि भर्ती कमेटी 2024-25 जिला धार, जहाँ भी आपका लिया जा रहा, उज्जैन हो, भोपाल हो, इस तरह से। जी सर, डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या करें? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोशिश करिए कि सारे, पहले तो आप 3 प्रतियों में सारे डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एक आपको अपना आवेदन लिखना है, और उसमें आपको एक शपथ पत्र, आवेदन में एक आजकल हो गया स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी लिया जाता। आप एक उद्घोषणा करें कि मेरे से गलती से मेरे साथ ये त्रुटि हो गई है और मैं इसको जल्दी से जल्दी इस कागज़ को मैं कंप्लीट कर दूंगा, मेरे पास उपलब्ध है, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, या शाम तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये आवेदन बनाकर वहाँ जान देना है। होता है जल्दीबाजी में, मान लीजिए मार्कशीट भूल गए या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए या कोई त्रुटि रह गई, तो आप ये नहीं कि वहाँ उस ग्राउंड से निकल के चले जाएं। अगर आप निकल के बाहर चले गए तो दोबारा आपको उस यूनिट में जहाँ भर्ती हो रही तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। आप आवेदन करके अगर जाते हैं और एक पावती ले करके आवेदन के कि मेरे को वहाँ से मैं आवेदन दिया हूँ कि मेरी फ़ोटो गुम गया है, नहीं मिल रहा है, तो मैं फ़ोटो लेने जा रहा हूँ, तब गेट वाला आपको अंदर एंट्री करने देगा। इसीलिए आपको एक एडमिट कार्ड मंगाते हैं कि उसी को अंदर घुसने दिया जाता है जो गेट पर एडमिट कार्ड दिखाएगा। तो एडमिट कार्ड एक बार दिखाकर अंदर तो घुस सकते हैं, अगर बाहर आ गए तो दोबारा नहीं घुसने देंगे, दोबारा उसी उद्घोषणा शपथ पत्र के साथ में ही अंदर घुसने देंगे कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेने गए हैं या फ़ोटो भूल गया लेने गए हैं या गलतियां हो गई हैं, तो उसके लिए भी कहें कि नहीं, हम इसको जल्दी से जल्दी, हमारा प्रोसेस में है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारा 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, तो मैं सबमिट कर दूंगा। इस तरह से उद्घोषणा पत्र बनाइएगा और स्वयं से हस्ताक्षर कर प्रमाणित करके शपथ पत्र दे करके, स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी होता, दे करके भी आप वापस आ सकते हैं। जी सर, कितनी बैच बाद दौड़ेंगे सर हम? हाँ, अक्सर मन में आता है कि हम कितने बैच बाद दौड़ें, शुरू में दौड़ें कि बाद में दौड़ें कि कब दौड़ें। तो ध्यान रखिएगा कि शुरुआती तौर में हो सकता है कि रात में पानी गिरा है या ओस ज़्यादा पड़ी हो जिससे पैर में चिपकेगा। हो सकता है कभी कभी जो दौड़ रहे हैं उनके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अभी सवेरे सवेरे का वक्त रहता है, वो सेट नहीं सही कर पाए, तो एक राउंड दौड़ने के बाद आपको रोक भी सकते हैं। तो कोशिश करिए कि 2, 4, 5 बैच दौड़ जाने दीजिए, उसके बाद आप अंदर जाइएगा। 2, 4, 5 बैच दौड़ने के बाद और कोशिश करें कि जो 10-10, 15-15 की जो फाइल बनाए उसमें सबसे पीछे खड़े हों तो ज़्यादा अच्छा, या बीच में खड़े हों तो उसमें आपको एक कंपटीटर मिलेगा आगे। अगर आप सबसे आगे खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा लिस्ट में सबसे आगे है, तो लिस्ट के अनुसार आप फिनिश थोड़ी ना करेंगे कि आपको पहला करना पड़ेगा, तुमको दूसरा, तीसरा, वो तो बोलेंगे ही कि आगे खड़े हो। चालाकी आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम सबसे पीछे खड़े हों, तो जितने पीछे आप खड़ेंगे उतने कंपटीटर आपके आगे मिलेंगे, आपसे आप कंपटीशन करने के लिए उनको हराने का आपको प्रयास करना है कि उनको हरा करके हमको आगे निकलना, और उनको हराने के बहाने आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कंपटीशन की भावना से कर पाएंगे। सर, अगर हमारा इवेंट दूसरे ज़िले में है तो कितना दिन पहले हम जाएं? हाँ, अक्सर होता है कि हमारा उज्जैन में है, मान लीजिए इंदौर में नहीं, उज्जैन में, जैसे हम इंदौर से बात कर रहे हैं, तो कई अभ्यर्थियों की सोच रहती है कि चलो सवेरे सवेरे उठेंगे 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे और उज्जैन चले जाएंगे, ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, या फिर रतलाम में है तो हम कार से चले जाएंगे। तो आपको बता दूं कि आप जब चलते हैं तो आपकी बॉडी हिलती है, हिलते हिलते भी थकान आ जाती है, तो आप कम से कम 1 दिन पहले वहाँ जाकर स्टे लें, रुकें, ग्राउंड में जाकर के थोड़ा माहौल देखें और पूरी तरह कंप्लीट, जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन पहले पूरी रेस्ट लेना चाहिए। उस दौरान आपको सफ़र भी नहीं करना कि 40 किलोमीटर तो उज्जैन है, सवेरे चले जाएंगे,
तो 40 किलोमीटर उज्जैन तक मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, कोई कैसा व्यक्ति रास्ते में मिल गया, आपको टच कर गया, गिरा दिया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गए, या फिर आपकी गाड़ी खराब हो गई, या फिर आप कुछ भी नहीं हुआ तो भी आपकी बॉडी तो हिल रही है। 45 मिनट तक आपकी बॉडी तो हिलते हिलते कहीं न कहीं तो किसी न किसी रूप में थकेगी। अगर थोड़ा भी थक रही है तो इसका इवेंट पर परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि 2 दिन पहले नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 1 दिन पहले तो वहाँ जाएं। जैसे मान लीजिए 16 तारीख को है तो आप 15 तारीख को वहाँ सवेरे या दोपहर तक पहुँच के कंप्लीट रेस्ट लें। जिस ज़िले में है उसी ज़िले में उस रात को रुकना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सोचें कि हमारा पास में तो है 40-45 किलोमीटर पर सवेरे सवेरे हम चले जाएंगे, ये गलतियाँ ज़्यादातर अभ्यर्थी करते हैं। तो आपको उज्जैन में भी है 50 किलोमीटर दूर भी, तो आपको 1 दिन पहले वहाँ चले जाना चाहिए। जी सर, इवेंट से पहले पेन किलर और ऐसे कोई मलहम दे सकते हैं क्या जिससे दर्द ना हो? जी हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। दर्द हो या ना हो, एक पेन किलर जरूर आपको रखना चाहिए। कौन से इवेंट में आपका क्या हो गया, पैर मुड़ गया या नी पेन हो गया या फिर जॉइंट पेन या मसल्स पुल हो गई, तो अगले इवेंट के लिए आपको प्रभावित करेगा, भले यहाँ दर्द ना हो। इसलिए एक पेन किलर ज़रूर वहाँ लेकर रखें। पेन किलर खा करके दौड़ना कोई वो नहीं है, वहाँ अपराध के श्रेणी में नहीं आएगा। स्प्रे, मलहम वगैरह जो भी है सब कुछ कंप्लीट ले करके जाइएगा। और सारे जितने बार यहाँ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल करें, वो करना है। ऐसा नहीं कि कुछ नया प्रैक्टिकल करें कि अरे हमारा मलहम कभी नहीं लगाएं, स्प्रे कभी नहीं लगाएं, वहाँ देखा देखी न लगाएं। कभी कभी किसी को स्प्रे और मलहम सूट नहीं करता, पहली बार लगा लिए तो और जलन करने लगा। इसलिए कोशिश करें कि हम जो लगातार रूटीन में चल रहा है, जिस मलहम जिस पेन किलर का हम इस्तेमाल हमेशा करते हैं उसी का करें। ये नहीं कि आप किसी को कोई पेन किलर भी सूट नहीं करती, तो जो आप आदत में है आपको वो खा के देख चुके हैं तो उसी पेन किलर का ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवेंट के दौरान किट और जूते किस प्रकार के रखें? देखिए, इवेंट के दौरान किट और जूते का विशेष महत्व होता है। जितने अच्छे आपके जूते कंफर्ट रहेंगे ना तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा। और ख़ासतौर से रनिंग करने वाले अभ्यर्थी को पैदल चलना, जॉगिंग करने के बजाय आपके जूते को कस के बांध के रखिए और कंफर्ट शूज होना चाहिए। ये नहीं कि एडिडास का जूता उसका था तो उसका इवेंट हो गया तो आप उससे मांग लें कि देव मैं पहन लेता हूँ उसको। तो ऐसा ना करें कि जूते का विशेष महत्व होता है और किट का भी महत्व होता है। जैसे रनिंग करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं तो अगर आपके एथलेटिक्स किट नहीं है, आप सामान्य सा चड्ढा पहन रहे हैं तो भी आपको प्रभावित करेगा, आपको इवेंट में आपको दिक्कत देगा। इसलिए कोशिश करें कि आप किट एथलेटिक्स ही पहने। अंदर सपोर्टर या टाइटी जो आप पहन के प्रैक्टिस करें वही पहने। लंगोट, सपोर्टर, टाइटी उसके बिना ना करें। और एक एथलेटिक्स किट का इस्तेमाल करें। और हमेशा वार्म अप जो करें तो फुल ट्रैक सूट में पहन के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फुल ट्रैक सूट में ही रहना है तो बॉडी गर्म भी बनी रहती है। सर, रनिंग करते समय 200-300 मीटर बाद या तो सांस फूलने लगती है या पेट पकड़ने लगता है, तो उसके लिए सर क्या करें? हाँ, होता है। अगर हम वार्म अप करके पहले से नहीं गए, सोच रहे हैं कि क्या मालूम हमारा कब इवेंट आता है, कई अभ्यर्थी वार्म अप करके बाहर से नहीं जाते या लेट गए हैं तो जल्दीबाजी में अंदर चले गए। ये आपकी 13 महीने की भूल कहलाएगी, 13 महीने की गलती कहलाएगी। इसलिए एक बार अच्छी तरह से वार्म अप अंदर करके ही जाएं। और रनिंग करते समय होता है कि हम 2 दिन से रेस्ट में हैं तो डाइजेशन संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी किसी न किसी पार्ट में दर्द करने लगता है। वो ज़्यादा देर नहीं रहता है, ज़्यादा 20-25 सेकंड या 30 सेकंड तक रहेगा। जिद्दी बने रहें, अड़ियल बने रहें, मुट्ठी को कस के बांधते रहेंगे, खोलते रहेंगे तो ये समझिए कि आपका पेट ज़्यादा देर तक नहीं है और ठीक हो जाएगा। आप जिद्दी बने, रुकने का प्रयास मत करिएगा, चाहे जो स्थिति परिस्थिति बने, क्योंकि आप उसी दिन के लिए आप वहाँ पर गए हुए हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है, चाहे पेट दर्द हो, चाहे इंकल ट्विस्ट हो गया हो, चाहे आप गिर क्यों न गए हो वहाँ पर।
सर अगर विवाह हो गया है और विवाह का प्रमाण पत्र नहीं है और बच्चे भी नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना है? आपने मेंशन किया है वहाँ पर जी। ठीक है, बैठ जाइए। विवाह का आपके लिए इसलिए पूछा जाता है कि विवाह आपकी उम्र विवाह के समय अगर पुरुष हैं तो 21 साल हुई है कि नहीं। 21 साल से आप पहले अगर विवाह कर लिए हैं तो भी आप अपराध के श्रेणी में आते हैं। अगर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है या 21 साल से कम उम्र में शादी कर ली हैं तो भी आपने एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। दूसरा, विवाह के साथ साथ जो आप सर्टिफिकेट ले जाएं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसमें ये लिखवाना है कि मेरे बच्चे हैं, तो उस बच्चों को मेंशन करना है, क्योंकि वो खास तौर से देखते हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 बच्चों से अगर ज़्यादा हैं तो आप सरकारी लाभ नहीं ले सकते किसी प्रकार का, नौकरी से लेकर किसी प्रकार का। इसलिए बच्चों का भी उसी के साथ में विवाह प्रमाण पत्र के साथ में एक शपथ पत्र बनवा के ले जाइएगा कि मेरा एक ही बच्चा है या बच्चा मेरा नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं या मेरे 2 ही बच्चे हैं, है ना। ये 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे का आपका मेंशन नहीं होगा, आपको 2 ही बच्चे तक दिखाना पड़ेगा जी। जिसने कभी पेन किलर नहीं खाई, आपने बोला ना कि एक तो लेकर ही जाना है पर जो खाते हैं वही लेकर जाना है। नहीं तो जो खाया है वही लेकर जाएगा। जो जब नहीं खाना है, अगर आप ऐसे कर सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पेन किलर खाकर ही दौड़ो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप फुलफिल हैं, वो तो विपरीत परिस्थितियों के लिए पेन किलर के लिए मैंने बोला है। ठीक है सर, जो आवेदन में फ़ोटो लगाया था वही ले जाना है या नया ले जाना है? देखिए, आवेदन में जो फ़ोटो लगाए हैं कोशिश करना चाहिए वही वाला फ़ोटो होना चाहिए, या फिर नया फ़ोटो जो खिंचवाएं तो उसमें डेट और अपना नाम ज़रूर लिखवा लें। जो फ़ोटो खिंचाते समय नया होना चाहिए जी। सर, गोला फेंकते समय गोले को 45 डिग्री पर प्रेस कर देना है या फिर लॉन्ग जंप में चिल्लाने से क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, चिल्लाने से आपकी ताकत का पता लगता है कि हम कितना अफड़ के साथ में गोला फेंके हैं या टेकअप पॉइंट पर कितना अफड़ लगाए हैं। इसलिए चिल्लाना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए। चिल्लाने का मतलब है उस पर प्रेशर देना। और 45 का एंगल गोले में इसलिए बनाते हैं कि एक सूत्र होता है कि जिसने 45 के एंगल को देख करके 45 के एंगल की डायरेक्शन बनाकर जिसने गोला नहीं फेंका, उसका गोला हमेशा नीचे की ओर ही दबेगा, उसका गोला बढ़ते क्रम में नहीं दिखेगा। इसलिए गोले का एक सूत्र होता है कि हमेशा 45 के एंगल की ओर देखते हुए 45 के एंगल पर ही पुश करना चाहिए। नेक्स्ट सर, अगर हम कारणवश किसी ऐसे 6 बजे का टाइम दिया है, अगर हम लेट हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, ये चीज़ें मन में हर किसी को आती जल्दी चले जाएं। ऐसा ना हो कि 6 बजे के बाद हमको घुसने न दें, ऐसा नहीं है। वो आपका पूरा दिन है, कोशिश करें 6 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। आधे घंटे लेट भी हो जाते हैं तो हड़बड़ी में कोई ऐसे गलत कदम ना उठाएं, तेज़ी से गाड़ी लेकर के ना जाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए। 6 से 8 बजे तक भी जाएंगे तो 10 बजे तक भी जाएंगे तो आपको मना नहीं करेंगे कि आप क्यों आए हो, वो आपका दिन है। 6 बजे से लिखा हुआ है तो 6 बजे से लेकर सूर्यास्त तक भी जाया जा सकता है। पर सत्य एक आधे घंटे लेट भी हो जाए, 2 घंटे लेट भी हो जाए, और कोशिश करें सही समय पर जाने से आप मेंटली तौर से पूरा प्रिपेयर रहेंगे। लेट जाएंगे तो आपके मन में कई संदेह, कई क्वेश्चन उठते रहेंगे कि क्या मालूम हमको भगा न दे, क्या मालूम अंदर करेंगे कि नहीं, क्या मालूम कोई डांट न दे। ये संदेह ना रहे, इसलिए टाइम से जाना उचित है। और लेट भी हो जाते हैं तो कोई आप दिमागी तौर से आप प्रेशर अपने आप में मत बनाइएगा। सर, जो रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन था वो एक्सपायर हो चुका है, अब उसका क्या करें? और आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक रहता है क्या उसको अनलॉक कराना, मतलब उसका बताइए। देखिए, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को अनलॉक कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो हम वहाँ पर लगता है वो नहीं लगता हो पाएगा। उसको कराना ज़रूरी ही है। और दूसरा, रोजगार कार्यालय का जो इशू आ रहा, ज़्यादातर 99% लोगों का रोजगार कार्यालय का पंजीयन एक्सपायरी हो गया था और वो फिर से नया कराए हैं। उस रूटीन में नहीं आ पाए, नवीनीकरण उसमें नहीं होता, एक नया ही बनता है।
तो मन में ये संदेह भी रहता है कि अरे मेरा पहले उसका नंबर अलग था, अब अलग नंबर आ गया। तो आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। आप नया करा के जाएं, वहाँ जीवित पंजीयन लेकर के जाएं। आपका मृत भी हो चुका है ना तो कोई बात नहीं, आपका जीवित पंजीयन लेकर के जाएं। हालांकि रोजगार कार्यालय का पंजीयन का जिक्र इस बार नहीं किया गया है, मगर डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपका ये होना जरूरी होता है जी। सर ये इवेंट का सर्टिफिकेट जो है वो पिताजी के नाम का है? EWS सर्टिफिकेट का जो आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपकी स्वयं की आय थोड़ी नहीं कि आप अपना बनवा के ले जाएंगे। अगर आपके स्वयं की आय होती तो आप बेरोजगार थोड़ी होते। आप पिता के नाम का ही बनवा के ले जाएंगे। EWS सर्टिफिकेट में जो आय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, और EWS सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं केवल उसी अभ्यर्थियों के लिए ही जरूरी है EWS सर्टिफिकेट। सर ये इवेंट में घड़ी पहनने देंगे क्या, जैसे हमारी होती है? देखिए, घड़ी तो नियमानुसार हर एथलीट को पहने दिया जा रहा है और इससे आपका पेस जजमेंट होगा। कोशिश करें कि आप घड़ी पहन के ही जाएं, क्योंकि आपका असली साथी घड़ी ही रहेगी। वहाँ पर कोई आपका दोस्त यार नहीं रहेगा बताने वाला। तो घड़ी को तो पहन के ही जाना चाहिए, और घड़ी वही पहने जो आदत में जिनको है, अन्यथा PT ऊषा की तरह घड़ी देखने के चक्कर में ओलंपिक से के मेडल से भी हाथ धोया जा सकता है। सर अगर हमारा इवेंट लेट हुआ तो ये वार्म अप में कोई फर्क, मतलब कितना वार्म अप करेंगे, कैसे? हाँ, अक्सर मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम वार्म अप करके चले जाएंगे तो क्या मतलब है, इवेंट लेट हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर आप अच्छी तरह से वार्म अप शुरुआती तौर में करते हैं तो आधे घंटे लगते हैं। आधे घंटे का अगर आप अच्छी तरह से वार्म अप कर लिए हैं, वहाँ 5 मिनट भी थोड़ा बैठे बैठे इवेंट के पहले हाथ पैर हिला लेंगे, स्ट्रेचिंग कर लेंगे, तो आप बहुत जल्दी वार्म अप हो जाएंगे। अगर वार्म अप नहीं करें हैं तो आपकी सांस भी फूलेगी और 5 मिनट के अंदर आप वार्म अप भी नहीं हो पाएंगे अंदर वहाँ। इसलिए कोशिश करना चाहिए समय से जाएं, समय से पहले अंदर वार्म अप करने नहीं दिया जाएगा, बाहर वार्म अप करके तब अंदर एंट्री करें। अब बिना वार्म अप करे अगर अंदर जाते हैं, जैसा कि मैं पहले बताया कि 13 महीने की पहली गलती और अंतिम गलती आपकी कहलाएगी। और वार्म अप करके ही जाना चाहिए अंदर, चाहे जब भी आपका इवेंट आए जी। सर 2 दिन के रेस्ट में सिटअप वगैरह लगा सकते हैं ये बाइक? हाँ, 2 दिन के रेस्ट में आप सिटअप लगा सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जहाँ दर्द है जो एक्सरसाइज करी गई उसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप कर सकते हैं प्रॉपर। जो 2 दिन का रेस्ट मिला है तो उसमें कम्प्लीटली रेस्ट के साथ साथ स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये छोटे मोटे एक्सरसाइज करते रहिए, यही आपके कॉन्स्टेंट को भी एकाग्र करके रहेगा। सर जैसे न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, अब 2 दिन का रेस्ट हो जाएगा तो न्यूट्रिशन उस वक्त भी लेना चाहिए? देखिए, रेस्ट के दौरान न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं कि जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, जो हम वीकनेस हमको आ रही थी उसकी भरपाई करना है और एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस बना रहे, हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। इसलिए रेस्ट के दौरान ही न्यूट्रिशन खास तौर से लेना चाहिए। जूस वूस ये वो सब पी के रखना चाहिए। कल के दौड़ने के लिए या परसों के दौड़ने के लिए जो नारियल पानी वगैरह फ्रूट्स वगैरह खाते हैं ना, उसी दिन के लिए अपन ये करके रखते हैं। सर हमको लॉन्ग जंप और गोला फेंक कितने दिन पहले प्रॉपर मतलब पूरा बंद कर देना चाहिए? 2 दिन पहले पूरी तरह से कंप्लीट बंद कर देना चाहिए, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे गोला फेंक हो, चाहे हाई जंप हो। ये ना सोचे कि लास्ट एक थोड़ा सा 2 जंप कर लेते हैं, 2 गोला फेंक कर लेते हैं। जितना करना था आपने 14 महीने 13 महीने कर लिया है। 2 दिन कंप्लीट रेस्ट दीजिएगा जी। जैसे जो 2 दिन का रेस्ट लेंगे, हमारी आदत ना बिगड़े फ्रेश होने की, इसलिए हम रोजाना घड़ी 2 दिन भी 4 बजे उठ के थोड़ा सा वार्म अप भी कर लें, उसके पहले तरीके से फ्रेश भी हो लें। ये कर सकते हैं क्या? 1.5 2 या 2.5 किलोमीटर का वार्म अप नॉर्मल? हाँ, ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि जो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया किए। जैसे आज आपका रेस्ट रहा, संडे है, तो आप सभी 7 बजे उठे होंगे और पहले क्या कब उठते थे? 4 बजे उठते थे। आज आपका फ्रेश होने का रूटीन बिगड़ गया। अब कल आप जब उठेंगे ना, कल आप जब उठेंगे तो ये समझिए कि कल आपको फ्रेश होने में दिक्कत जाएगी। फ्रेश होने में अगर दिक्कत जाती है तो आपका सारा इवेंट बिगड़ जाएगा। इसलिए टाइमली सोकर उठने का टाइम एक फिक्स करके रखिएगा, चाहे भले रेस्ट में हो, एक आदत में बना के रखिएगा।
अन्यथा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एथलीटों को फ्रेश होने में ही आती है, इसलिए उसी रूटीन में 2 दिन के रेस्ट में भी सोकर उठें। सर रोजगार पंजीयन सर एक्सपायर हो गया था, अभी 7 दिन पहले बनवाया, तो उसका एफिडेविट बनवाना भी जरूरी है सर? हाँ, शपथ पत्र होना ज़रूरी है कि मैं बीमार रहा या फिर जो भी रहा, इस कारण से मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने नया शपथ पत्र जो शपथ पत्र के साथ में पेश कर सकते हैं कि मैं रोजगार का जीवित पंजीयन करा चुका हूँ। चलिए ठीक है, आज यहीं पर परिचर्चा ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज हमको एक जगह कहीं मीटिंग में जाना है अर्जेंट में। कल कुछ बहुत सारी चीज़ें आज रह